हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लानिंग के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे उसके अगले स्टेप यानी ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। दोस्तों, प्लानिंग में हमने पढ़ा कि जो चीज हमें करनी है अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, क्या, कैसे, कब और कौन करेगा। अब बात होती है ऑर्गेनाइजिंग। उन चीजों को करने के लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, ताकि हम अपने अचीवमेंट ऑफ गोल तक पहुंच सके, डिजायर्ड गोल तक पहुंच सके। उन डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए मैं रिसोर्सेस को इकट्ठा करूंगा, मैं रिसोर्सेस को कलेक्ट करूंगा, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग और कुछ भी नहीं बल्कि रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की वो प्रोसेस है जो अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचने में हमारी हेल्प करती है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। यहां पर हम काम को अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक एंटरप्राइज में, and establishing authority and relationship among them the realization for the desired goal। और जब हम काम को टुकड़ों में बांट देते हैं तो उन टुकड़ों को पूरा करने के लिए हम लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हैं, हम उन्हें अथॉरिटी देते हैं, हम उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। यही पूरा सेगमेंट अपने गोल को पाने के लिए जब हम करते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हो। एक बार फिर से ना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अपने गोल तक पहुंचने के लिए चीजों को बंटवारा कर दो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, और हर पार्ट के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उन्हें ड्यूटीज असाइन करो, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, उन्हें अथॉरिटी दो, तब जाके हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर पाएंगे। और यही जो हम ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जो अलग अलग यूनिट्स हमने सेगमेंट्स बनाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। राइट दोस्तों, एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ो, क्योंकि डेफिनेशन अगर क्लियर होगी ना तो चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाएगा। ये वाला चैप्टर बाकी चैप्टरों से थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस करूंगा डेफिनेशन पे। फिर से आओ, ये वो प्रोसेस है जहां पर हम ग्रुप को, एक्टिविटीज को बांटते हैं ताकि हम एक ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी अथॉरिटी उन्हें दे पाए जो कि उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मददगार साबित हो। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। राइट नाउ, अब बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, यानी वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है ऑर्गेनाइजिंग में। राइट, तो इसको याद करने ट्रिक है आइडिया। क्या ट्रिक है? आइडिया, IDEA, आइडिया। देखो, I stands for identification and division of work, D stands for departmentalization, E stands for establishing reporting and A stands for assigning of duties। दोस्तों, ये आइडिया वैसे याद करने के लिए कर लेना, लेकिन आइडिया में जो E है ना वो बाद में आएगा और A पहले आएगा, वो थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि इतनी हिंट भी अगर मैंने दे दी तो आप आगे तक पहुंचा दोगे, ये मुझे पता है। ठीक है, आप कर सकते हो। तो बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है काम का बंटवारा कर दो, डिवीजन ऑफ वर्क। दोस्तों, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी ने ऑर्डर दिया 1000 चेयर्स बनाने का विद इन अ वीक। एक हफ्ते में मुझे 1000 चेयर बनानी है, लेकिन मेरे पास काम करने वाले एम्प्लॉय कितने हैं? 5। फिर से सुनो, 1000 चेयर का मुझे ऑर्डर मिला है, एम्प्लॉय काम करने वाले हैं 5 और टाइम मिला है 7 दिन का। तो सोचो एक एम्प्लॉय पर कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। यानी एक एम्प्लॉय हफ्ते भर में 200 चेयर प्रोड्यूस करेगा, तब 5 एम्प्लॉय 7 दिन में 1000 चेयर बना पाएंगे। ऐसा अगर मैं दे दूंगा, हर एम्प्लॉय को बोलूंगा तुम 200 चेयर बनाओ, एम्प्लॉय 1 को बोलो, एम्प्लॉय 2 को बोलो तुम 200 बनाओ, एम्प्लॉय 3 को बोलो तुम 200 बनाओ, एम्प्लॉय 4 को बोलो, 5 को बोलो 200 बनाओ। सब लोग अपने स्टैंडर्ड, अपने तरीकों से वो चेयर बनाएंगे। तो जब उनको असेंबल करूंगा, कोलैबोरेट करूंगा, तो पता चलेगा कि एम्प्लॉय 1 ने जो चेयर बनाई उसका साइज कुछ और है, एम्प्लॉय बी ने जो फिनिशिंग की वो कुछ और तरीके से है, एम्प्लॉय सी ने जो 200 चेयर बनाई वो कुछ अलग तरीके से बनी है वो चेयर, लेकिन क्वालिटी डिफरेंस आ जाएगा। और ऐसे में हम कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है।
तो दोस्तों ऐसे ही काम में हम क्या करते हैं, हम काम को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय ऐसा है जो लकड़ी की कटिंग बहुत अच्छी कर लेता है और बहुत कम टाइम के अंदर कर लेता है। मैंने उसको बोला तुम ना सिर्फ लकड़ियों की कटिंग करोगे, एक डिजाइन तैयार करने का काम मेरा होगा और तुम 5 एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय 1 तुम सिर्फ कटिंग करोगे, क्योंकि तुम कटिंग अच्छी कर लेते हो। नहीं करते तो मैं तुम्हें बताऊंगा कटिंग कैसे करनी। तुम सिर्फ कटिंग करोगे ताकि तुम कटिंग आने वाले टाइम में जल्दी करोगे, इफेक्टिव करोगे और तुम्हारे काम में फिनिशिंग भी होगी और तुम इसी फील्ड में क्या हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। एम्प्लॉय 2 को बोला कि जो कटिंग की हुई लकड़ियां हैं उनको तुम ठोकने का काम करोगे, क्योंकि तुम ठोकते बहुत अच्छा हो। इसका मतलब हथौड़ी लो और वो कील लो और टक 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 स्टार्ट हो जाओ। तुम्हें दुनिया ठोकती है, तुम कीले ठोको, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय 2 क्या करेगा, वो कीले ठोकने का काम करेगा। अब एम्प्लॉय 2 ने जब वो कील ठोक दी तो अब एम्प्लॉय 3 उस पर क्या काम करेगा, उस पर रेगमाल मार के जो किनारे जो बांस बल्ली लगी होती है जिससे हाथ में क्रैक ना आ जाए वो छुटाएगा। 4th एम्प्लॉय क्या करेगा, उसके ऊपर गद्दी सेट करेगा जिसपे आप बैठोगे या पीछे आप कुशन लगाएगा, वो जहां पीछे टेकोगे अपने बैक सपोर्ट लेने के लिए वो वहां कुशंस लगाएगा। तो वो कुशंस की कटिंग करेगा, उसे चिपकाने का काम करेगा। अब एम्प्लॉय 5 क्या करेगा, उसकी पैकिंग करेगा ताकि उसे हम डिस्पैच कर पाए। तो दोस्तों जब हमने काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फायदा क्या मिला कि एम्प्लॉय 1 कटिंग में परफेक्ट हो गया, एम्प्लॉय 2 ठोकने में एक्सपर्ट हो गया, एम्प्लॉय 3 फिनिशिंग टच देने में एक्सपर्ट हो गया, एम्प्लॉय 4 कुशंस लगाने में एक्सपर्ट हो गया और एम्प्लॉय 5 धड़ पैकिंग में एक्सपर्ट हो गया। अब ऐसे में आप 5 दिन में ही 1000 कुर्सियां बना लोगे, 1000 चेयर प्रोडक्शन 5 दिन में कर लोगे, क्योंकि हर पर्सन अपने आप में क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहां हुआ, प्लानिंग में हुआ नहीं, ये ऑर्गेनाइजिंग में हुआ। ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करो और चीज को बांट दो, यानी फर्स्ट थिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करो, सोचो और फिर काम को डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू द यूसेज एंड सर्कमस्टांसेस। इसमें हमने क्या किया, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोपोर्शन। स्मॉल प्रोपोर्शन में हमने वर्क को डिवाइड किया, अलग अलग वर्कर्स को दे दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर पता है क्या होता है, 2 पॉइंट आते हैं हमारे पास। इसमें आपकी बुकों के अंदर 2 तरीके इस तरीके से लिखा हुआ, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल हम दोनों की ही बात करेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा, चीजों को टुकड़ों में बांट दो। तो जब टुकड़ों में बांटोगे, अगर एक ही काम हर यूनिट में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रतन टाटा की कंपनी टाटा, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, ठीक है, और पेटीएम, विजय की कंपनी पेटीएम। ये 3 कंपनियों का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कौन से, पेटीएम, रिलायंस और टाटा। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों का काम अलग अलग है अपने अपने सेक्टर में? बिल्कुल हाँ, ये अपने अपने सेक्टर में अलग है, लेकिन क्या तीनों में अकाउंटेंट्स होंगे? यस, हाँ होंगे। क्या कस्टमर के फीडबैक लेने के लिए कस्टमर बैकवर्ड सपोर्ट होगा? यस होगा। क्या इसमें सेल्स डिपार्टमेंट होगा? यस होगा। क्या इन तीनों में परचेज डिपार्टमेंट होगा? यस। तो ध्यान से सुना, तीनों ही डिपार्टमेंट में हमने चीजों को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिविजनल। और एक होता है स्ट्रक्चरल डिविजनल। ये डिविजनल नहीं है, स्ट्रक्चरल डिविजनल। स्ट्रक्चरल डिविजनल का मतलब क्या हुआ कि उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि रिलायंस का काम जियो सिम बनाने का है, ये डिवीजन अलग हो गया। इसके बाद टाटा का क्या काम है? टाटा का काम है हैवी व्हीकल्स बनाना, मोटर व्हीकल्स 47788 व्हीलर व्हीकल्स बनाना, हैवी ट्रक्स बनाना, वो अलग सेगमेंट है। पेटीएम का ऑनलाइन ट्रांसफरिंग का काम है। तो ये अलग अलग सेगमेंट है, जिसे हमने बोला डिविजनल डिपार्टमेंट। एक था फंक्शनल डिपार्टमेंट और एक था स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो और डिविजनल भी बोल सकते हो। मैंने कट किया है ना, तो डिविजनल भी आप बोल सकते हो। तो दोस्तों हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा तो फंक्शनल डिपार्टमेंट, हमने डिवीजन कर दिए, काम के अलग अलग यूनिट बना दिए, तो वो हो गया डिविजनल डिपार्टमेंट। इसके लिए अभी हम एक फर्दर वीडियो और बनाएंगे जिसमें इसकी डिटेल डिस्कशन होगी, तो इसलिए ज्यादा भी समझने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हर चीज को यूनिट में डिवाइड कर देंगे। तो वही लिखा हुआ है, डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट एंड सेक्शंस। अलग अलग यूनिट में, अलग अलग सेक्शंस में हम उस काम को डिवाइड कर देंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो जिस काम में परफेक्ट हो, अरे को अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आती है तो हम उसे अकाउंटेंट बना रहे, एक को प्रोडक्शन अच्छे से आता है तो हम उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता है हम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दें। ये सब क्या है, काम को डिवाइड करना अलग अलग यूनिट्स में अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन पहला क्या है, आइडेंटिफाई करो, काम को बांट दो। दूसरा, किसको कौन सा काम देना है उसके लिए डिपार्टमेंट बना दो। नंबर 3, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, असाइनिंग करो चाहे असाइनमेंट करो। ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है, जिन लोगों को अब हमने रखा है उनको ड्यूटीज असाइन करना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम करना है। जैसे कि आपको याद है मैंने एम्प्लॉय को क्या बोला था कि तुम्हें कटिंग करनी है, दिस इज कॉल्ड असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। एम्प्लॉय बी को क्या बोला, तुम्हें ठोकना है, यानी असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। एम्प्लॉय 3 को क्या बोला, फिनिशिंग टच देना है। एम्प्लॉय 4 को क्या बोला, तुम्हें कुशन्स लगाना है। एम्प्लॉय 5 को क्या बोला, तुम्हें पैकिंग करना। दिस इज कॉल्ड असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड एक्सपीरियंस। जो भी उनके स्किल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसको काम देंगे। फोर्थ, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग। ये एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, इसका एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग का मतलब है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। वो 4 एम्प्लॉय है, कभी दिक्कत आ जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ एरर हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो वो किसको जाके रिपोर्ट करेंगे, किसको बताएंगे, किससे सॉल्यूशन मांगेंगे, किसको अपनी दिल की बात कहेंगे। तो वो उन्हें पता होनी चाहिए कि उनसे ऊपर कौन सी अथॉरिटी है जो उनकी ये बात की सुनवाई करेगी। दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। इसका मतलब है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग। ऐसे में लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो अपनी बात को किसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर इंसान आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा है। एक स्पेसिफिक पर्सन होगा जो आपकी बातों को सुनवाई करेगा और उस पर कोई डिसीजन लेगा, फास्ट डिसीजन लेगा। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग के क्या स्टेप्स थे, IDEA, आइडिया, I फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, E फॉर एस्टेब्लिशिंग, ये रहा ना लास्ट वाला, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग, और फिर था A, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। इस तरीके से आप इस सीक्वेंस को थोड़ा याद रखना, लेकिन याद रखना E बाद में आएगा, जो मैंने यहाँ 3rd नंबर पे लिखा है E बाद में, लेकिन याद करने मैंने आइडिया बोला, राइट। नाउ अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस पे। आखिर क्यों ऑर्गेनाइजिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। याद है दोस्तों, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मैंने 5 वर्कर को अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी, तो हर वर्कर अपने काम में क्या बन जाता है, स्पेशलाइज्ड बन जाता है। उससे वो काम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी वो काम कर पाएगा, क्योंकि वो उस काम में क्या बन चुका है, स्पेशलाइज्ड बन चुका है। नंबर 2, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। उस बंदे को पता है कि मुझे सिर्फ कटिंग का ही काम करना है, लाओ लकड़ियां लाओ, मैं कटिंग करूंगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे कौन सा जॉब दिया गया है। तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर बताओ आज मैं क्या करूं, सर बताओ अब मैं कल क्या करूंगा, उसे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे मेरी कौन सी जॉब करनी है। दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आपको पता है कि मेरा काम कटिंग का है, तो मैं जानता हूं कि अगर मुझे 10 चेयर बनानी है तो 10 चेयर के लिए कितने फुट लकड़ी होनी चाहिए, मुझे पता है। इसका मतलब मैं रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करूंगा और ऑप्टिमम यूटिलाइज ज्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं सालों साल से यही एक काम तो करता आ रहा हूं। तो मुझे पता है कि इस चेयर में, इस टेबल को बनाने में कितनी लकड़ी, कितने फुट लकड़ी लगेगी, तो आपकी रिसोर्सेज वेस्टेज होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 4, फैसिलिटेट एडॉप्शन। ये क्या मतलब है कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग अच्छी रखते हैं तो ये हमें कई तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब मैंने काम को टुकड़ों में बांटा तो इससे मेरा काम आसान हो गया। अब कभी भी नेक्स्ट टाइम कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं तुम्हें क्या करना है, मैंने पहले ही सबको ड्यूटीज असाइन कर रखे, तो इससे मुझे फैसिलिटेट हुआ। ऑर्डर आया, मैंने 5 को बता दी ये ऑर्डर आया, तुम्हें काम करना है, बस इतना बोला। अब वो अपने आप अपने कामों में लग गए। इससे मुझे क्या मिला, फैसिलिटेट हुए। मुझे नई नई एडॉप्शन, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों के लिए अब मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि सबको अपनी ड्यूटीज असाइन कर रखी है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब उन्हें देखना और भी ज्यादा इजी होगा, निरीक्षण करना, उन पर निगरानी करना, हर चीज मेरे लिए क्या हो गई, आसान हो गया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अब मुझे अगर पता है कि एम्प्लॉय 1 का ये काम था, तो कल को अगर चेयर में कोई डिफेक्ट निकला तो मैं बोल सकता हूं कि एम्प्लॉय बी तुमने ये काम गलत किया, क्योंकि तुमने ठोकने में गलती की है। ये देखो चेयर कैसे इधर उधर हो रही है, हिल रही बहुत ज्यादा। इसका मतलब एम्प्लॉय 1, 3, 4, 5 सही है, लेकिन तुम्हारी ठोकने में दिक्कत रही है, तो इसका मतलब तुम सही से ठोके तो मैं ठोक दूंगा, तुमने अगली बार से ऐसा किया। तो ऐसे में क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि कौन कैसे काम कर रहा है, गलत है, सही है, क्या है, सब कुछ पता चल रहा है।
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब एक बात बताओ, एक इंसान एक स्पेसिफिक वर्क करेगा तो वो अपने उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, तो उससे उसके पर्सनल स्किल्स भी क्या होंगी, डेवलप होंगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज, और जब एक एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय वर्क किसके लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा ही होगा। तो दोस्तों ये वो थे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग जो सेकंड स्टेप होता है, अगर वो तरीके से और सही से करते हो तो हमारी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें अचीव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ेगा, रिवीजन लगाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग टुकड़ों में काम को बांट दे ताकि वो ऑब्जेक्टिव तक हम आसानी से पहुंच सके। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। चीजों को कलेक्ट करना, रिसोर्सेज कलेक्ट करके देना। स्टेप्स क्या थे, आइडिया, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, और इसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग, और ए फॉर असाइनिंग ड्यूटीज, राइट। अब इंपॉर्टेंस क्या थी, काम में बहुत स्पेशलाइजेशन आ जाती है, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होता है हमारा, रिसोर्सेज के वेस्टेज कम होते हैं, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, हम नई नई चीजों को अडॉप्ट करना सीखते हैं, मैनेज करना चीजों को और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और हर इंसान अपने आप में अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जिसके चलते बिजनेस भी एक्सपेंड होता है, बिजनेस भी बढ़ता है। बोलो क्लियर हुई बात। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए तो प्लीज अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।